वेलकम बच्चों, मैं आर के सिंह ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। और बच्चों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 52। बच्चों, आज की वर्कशीट का टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति भाग 4। बच्चों, फ्रांसीसी क्रांति आपके इतिहास का पहला पार्ट है और इससे संबंधित हमने 3 वर्कशीट पर काम कर चुके हैं, जिनमें से कुछ चीज़ें हमने बहुत सारी चीज़ें जानी थी। तो आज हम उससे आगे की चीज़ जानेंगे। तो बच्चों, हमने उस पीछे के वर्कशीट में हम पहले जान चुके हैं कि किस तरह से फ्रांस में एक क्रांति होती है और उस क्रांति के क्या कारण थे, वहाँ के समाज में उसके किस तरह से बीज पैदा हुए, लोगों में जागरूकता पैदा हुई और लोगों ने क्रांति के लिए अपनी तैयारियां शुरू की और वो जाकर के राजतंत्र के समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना के रूप में क्रांति का रूपांतरण होता है। तो आज हम उससे आगे की तरफ बढ़ेंगे कि किस तरह से राजतंत्र के बाद और गणतंत्र की स्थापना तक के बीच के कालक्रम में किस तरह से फ्रांस में उथल पुथल देखने को मिला। ऐसा नहीं था कि राजतंत्र हटा और तुरंत उसके बाद लोकतंत्र आ गया और अच्छी सिस्टम बहाल हो गई। ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि लोकतंत्र आते आते या गणतंत्र बहाल होते होते बीच के क्रम में बहुत ऐसा समय रहा जिसमें संक्रमण का दौर कहा जाता है। तो आज उसी दौर के बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि 1792 से 1794 के बीच उग्र गणतंत्रवाद का चरण। 1789 की फ्रांस की क्रांति का भय यूरोप के अन्य देशों में भी फैलने लगा। आप देखिएगा ध्यान से, क्योंकि यूरोप के आसपास के जो देश थे उन देशों में राजतंत्र बहाल था। चूंकि वहां पर यूरोप में फ्रांस में राजतंत्र की समाप्ति कर दी गई थी, तो जाहिर है पड़ोस के जो राज्य थे वो भयभीत हो गए कि कहीं इसका प्रभाव हमारे देश में भी ना आए और हमें भी राज सत्ता न गंवानी पड़े। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि जो पादरी एवं कुलीन वर्ग फ्रांस से भाग गए थे, उन्होंने क्रांति के विरुद्ध भावना फैलाई। फ्रांस के क्रांतिकारी सिद्धांतों का प्रचार सारे यूरोप में होने लगा। ऑस्ट्रिया ने फ्रांस में राजतंत्र का समर्थन दिया। देखिए, ऑस्ट्रिया ने समर्थन दिया क्योंकि ऑस्ट्रिया में भी राजतंत्र था। इसके विरोध में फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। उन्होंने इसे निरंकुश राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में मान लिया। वयस्क मताधिकार के आधार पर राष्ट्रीय कन्वेंशन का गठन हुआ। तो आप देखिए, ऑस्ट्रिया अगर विरोध करता है तो फ्रांस उसके खिलाफ युद्ध छोड़ देता है, क्योंकि ये मानता है कि भाई जनता का जो शासन फ्रांस में स्थापित हुआ है उसके खिलाफ ऑस्ट्रिया है। तो इस तरह से वो अन्य देशों में भी लोकतंत्र को प्रमोट करने के लिए आगे बढ़ता है और अपने देश में वयस्क मताधिकार के आधार पर राष्ट्रीय कन्वेंशन का गठन होता है, जो कि अब शासन सत्ता संभालेगी या उस पर नियंत्रण रखेगी। अब देखिए उसके बाद क्या घटना घटित होता है। 21 सितंबर, अब ये जानेंगे नेशनल कन्वेंशन और आतंक का राज। नेशनल कन्वेंशन में किस तरह से आतंक का राज स्थापित हुआ। 21 सितंबर 1792 को नेशनल कन्वेंशन का प्रथम अधिवेशन हुआ, मीटिंग हुई, जिसमें जैकोबिन और जीरोदिस्ट दल प्रमुख थे। दो प्रमुख थे, जैकोबिन और जीरोदिस्ट दल। जैकोबिन अनुशासित और संगठित थे। पेरिस पर इनका प्रभाव था, यानी राजधानी जो क्षेत्र था। इनका प्रमुख नेता था रोबेस्पियर। दूसरी तरफ जीरोदिस्ट थे, ये शिक्षित एवं कुलीन थे किंतु व्यवहारिक राजनीतिज्ञ नहीं थे। इनके प्रमुख नेता थे मैडम रोला, बीसरो आदि। दोनों ही गुट गणतंत्र के हिमायती थे, विदेशी शक्तियों के विरुद्ध युद्ध का समर्थन करते थे। जीरोदिस्तों का मानना था कि क्रांति बहुत आगे जा चुकी है और उसका अंत होना चाहिए, यानी अब ज्यादा बदलाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो और वे अधिक सामाजिक समानता लाने के विरुद्ध थे। मतलब वो नहीं चाहते थे कि बहुत समानता हो, क्योंकि वे स्वतंत्रता पर अधिक जोर देते थे, जीरोदिस्त। ठीक है, उधर जैकोबिन लोग समानता पर अधिक जोर देते थे तथा निम्न वर्गों के प्रति सद्भावनापूर्ण रवैया रखते थे, यानी इनका मानना था कि सभी लोग समान होने चाहिए। तो देखने में तो जैकोबिनों का जो विचार था, आइडियोलॉजी थी, वो लोगों को आकर्षित करता था, खासतौर से निचले वर्ग के लोगों को, क्योंकि उनको लगता था कि समानता होने से हमारी दशा भी सुधरेगी। इसीलिए आप देखेंगे आगे चल करके कि जैकोबिनों का प्रभाव बढ़ता है
और वो शासन सत्ता में आते हैं। तो आइए देखते हैं कि नेशनल कन्वेंशन में किस तरह से शासन सत्ता की व्यवस्था हुई। नेशनल कन्वेंशन के समक्ष कठिनाइयाँ। अब जो नेशनल कन्वेंशन सिस्टम थी उसके समझ से क्या कठिनाइयाँ थी, तो सबसे पहली चुनौती थी जो आसपास के देश थे उनके द्वारा। क्रांतिकारियों ने 1792 में घोषणा कर दी कि फ्रांस का गणतंत्र स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावनाओं पर आधारित है। बच्चों, हमने बताया, पहले भी बात कर चुके हैं कि ये जो तीन चीजें हैं ये विश्व के लिए फ्रांस की बहुत बड़ी देन है। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो उसने घोषणा कर दी। इस घोषणा से यूरोप के निरंकुश शासक भयभीत हो गए। मैंने पहले भी बताया, वो इसलिए भयभीत हो गए क्योंकि उनको लगता था कि हमारे यहाँ भी ऐसी बातें ना उठने लगे और जिससे हमारा भी राजकाज संकट में पड़ जाएगा। अब फ्रांस की क्रांति फ्रांस की ना होकर पूरे यूरोप की हो गई। अतः यूरोपीय देशों क्रांति के प्रसार को रोकने के लिए एकजुट हो गए और इंग्लैंड, हॉलैंड, ऑस्ट्रिया और प्रशा के एक गुट का फ्रांस के विरुद्ध निर्माण शुरू हो गया। यानी इन चारों देशों ने मिलकर के एक गुट बना लिया। किसके खिलाफ? फ्रांस के खिलाफ। इस गुट ने कई जगहों पर फ्रांस को पराजित भी किया युद्धों में। नेशनल कन्वेंशन ने एक प्रस्ताव पारित कर राजतंत्र को समाप्त किया और गणतंत्र की स्थापना की। अब यहाँ पर देखिए, अब प्रस्ताव पास करके राजतंत्र को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है और किस चीज की स्थापना की जाती है? गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब कि अब कोई भी व्यक्ति डायनेस्टी, मतलब जैसे होता था ना पहले राजा, और राजा का जो पुत्र होगा वही अगला राजा होगा, ऐसा नहीं होगा। गणतंत्र का मतलब होता है कि अब कोई भी व्यक्ति शासन सत्ता का सबसे बड़ा अधिकारी बन सकता है अपनी योग्यता के आधार पर। शासन सत्ता का सबसे बड़ा अधिकारी बनने के लिए कोई योग्यता होनी चाहिए, वंशानुगत वो पद नहीं रहेगा। तो इसको कहते हैं गणतंत्र। राजा पर देशद्रोह का मुकदमा चला और मृत्यु दंड की सजा दे दी गई। ठीक है, 21 जनवरी 1793 को लुईस 16 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। अब यहाँ से देखिए, राजतंत्र पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। अब राजतंत्र जब समाप्त हो जाता है तो पूरी तरह फ्रांस में एक अव्यवस्था की स्थिति और आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो जाती है और उसी को दूर करने के लिए रोबेस्पियर शासन संभालता है। तो उसके बाद क्या होता है इस पैरा में जानेंगे। युद्ध के कारण फ्रांस आर्थिक संकट में गिर गया था। कीमतें बढ़ने लगी थी। अमीरों से कर्ज वसूलने का नियम बनाया गया। अब पैसे कहाँ से आएंगे? तो भाई जो अमीर हैं उनको कर्ज वसूला जाए या टैक्स लगाया जाए। जैकोबिनों ने पेरिस की भीड़ और कम्यून की सहायता से कन्वेंशन पर आक्रमण कर सत्ता पर अधिकार कर लिया और आतंक के राज्य की स्थापना की। आतंक का राज, ठीक है। आतंक की राज की स्थापना के साथ ही फ्रांस एक बार पुनः अव्यवस्था की ओर शिकार हुआ। रोबेस्पियर के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? आतंक की राज की। आतंक मतलब पता है आपको? भय। मैंने सबको डरा करके नियमों को इतनी सख्ती से लागू किया गया कि जो उसके फॉलोअर थे पहले, जो उसके प्रशंसक थे, वो भी त्राह त्राह करने लगे, क्योंकि उसने बड़ी सख्ती के साथ, निर्दयता के साथ लोगों को नियमों को लागू करने की कोशिश की और जो भी उसके विरोधी थी तो उसे मृत्यु दंड दे दिया जाता था। आइए देखते हैं। इसमें क्रांतिकारी जन सुरक्षा की स्थापना की गई थी और जो कोई जैकोबिन्स के विरुद्ध काम करता था उसे मृत्यु दंड दिया जाता था। देखिए यहाँ लिखा भी है। जुलाई 1794 में रोबेस्पियर को कैद कर लिया गया और फांसी दे दी गई। इसी के साथ आतंक की राज की समाप्ति हो गई। ठीक है। आतंक के राज के बाद उदारवादी नेताओं ने देश की सत्ता संभाली और आतंक की राज्य की व्यवस्थाओं को भंग किया। आतंक के शासन के दौरान लगाए गए मूल्य तथा पारिश्रमिक था उस पर से नियंत्रण उठा लिया। यानी आतंक के राज के दौरान के जो कड़े नियम थे उनको वापस ले लिया गया। तो आइए अब देखते हैं कि जो ये नेशनल कन्वेंशन की जो एक तरह से कहिए टेन्योर चला, उसका दौर चला, तो उसमें किन किन से महत्वपूर्ण काम किए गए। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आप नेशनल कन्वेंशन के कार्य लिखे हुए हैं। पहला कार्य महत्वपूर्ण था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई गई और फ्रेंच को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। गुलामी प्रथा समाप्त कर दी गई तथा ऋण न चुकाने पर जेल भेजने संबंधी कानून
समाप्त किए गए, क्योंकि ये कानून आतंक का राज के दौरान का था। सबसे बड़े पुत्र को ही उत्तराधिकार देने का कानून समाप्त किया गया, क्योंकि यह कानून राजतंत्र से संबंधित था। ठीक है ना, था ना, उसमें सबसे बड़ा पुत्र ही राजा बनेगा, तो इसको समाप्त कर दिया गया। राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना की गई और इस दिवस से एक नया पंचांग कैलेंडर, पंचांग जिसको कैलेंडर कहते हैं, हमारी भाषा में इसको पंचांग कहा जाता है, 22 सितंबर 1792 से लागू किया गया। माप तौल की नई पद्धति ग्राम, लीटर, मीटर शुरू की गई, जो इंटरनेशनल मापक इकाई है, जो आज पूरे विश्व में स्वीकार्य है। काला बाजारी रोकने के लिए राशनिंग व्यवस्था लागू की गई और मुआवजा देने की नीति समाप्त कर दी गई। आयकर और युद्ध कर भी लगाए गए, क्योंकि उस समय आर्थिक स्थिति काफी खराब थी, इसलिए वहां पर इनकम टैक्स और युद्ध कर भी लगाए गए। युद्ध पे चूंकि चल रहा था, उसके लिए कर लगाए गए। तो बच्चों, आज की वर्कशीट में इतना ही। उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न उत्तर सेक्शन में, और इसमें देखते हैं इन 4 प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति से अन्य यूरोपीय शासक क्यों परेशान थे? बच्चों, हमने वर्कशीट में बात करते समय इसकी स्पष्ट रूप से चर्चा भी की थी। क्रांतिकारियों ने 1792 में यह घोषणा कर दी कि फ्रांस का गणतंत्र स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना पर आधारित है। इस घोषणा से यूरोप के निरंकुश शासक भयभीत हो गए। ठीक है, क्योंकि उन्हें भय था कि क्रांति की यह भावना उनके देश में भी फैल सकती है, जो उनके शासन के लिए खतरा हो सकती है, इसीलिए वो भयभीत हो गए। दूसरा प्रश्न है, रोबेस्पियर कौन था? तो इसको भी आप जानते हैं, रोबेस्पियर जैकोबिन क्लब का प्रमुख नेता था और उसने फ्रांस में आतंक का राज स्थापित किया था। तो बच्चों, इसका प्रश्न का उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, आतंक का राज क्या था? तो इसके उत्तर आप लिख सकते हैं कि फ्रांस में रोबेस्पियर के शासनकाल को आतंक का राज के रूप में जाना जाता है। इस दौरान फ्रांस एक बार पुनः अव्यवस्था का शिकार हुआ। इस शासनकाल के दौरान सख्त नियम अपनाए गए तथा जैकोबिनों के विरुद्ध काम करने वालों को मृत्युदंड तक दिया गया। रोबेस्पियर ने नियमों को इतनी सख्ती से लागू किया कि उसके समर्थक भी आतंकित हो उठे। इसी कारण उसके शासनकाल को आतंक का राज कहा जाता है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चौथा प्रश्न देखते हैं, नेशनल कन्वेंशन के कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य थे? तो बच्चों, इसका तो सीधे सीधे आपकी वर्कशीट में भी इसका उत्तर लिखा हुआ है। तो इसका उत्तर आप यूं लिख सकते हैं, नेशनल कन्वेंशन द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य किए गए। पहला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाई गई और फ्रेंच को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। दूसरा, गुलामी प्रथा समाप्त कर दी गई। तीसरा, सबसे बड़े पुत्र को ही उत्तराधिकार देने का कानून समाप्त किया गया। चौथा, गणतंत्र की स्थापना दिवस के अवसर पर एक नया पंचांग लागू किया गया। पांचवा, माप तौल की नई पद्धति यानी ग्राम, लीटर, मीटर आदि की शुरू की गई। छठा है, काला बाजारी रोकने के लिए राशनिंग की व्यवस्था लागू की गई। और सातवां है, आयकर और युद्ध कर भी लगाए गए। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से लिख सकते हैं। तो बच्चों, आइए अब देखते हैं कोविड-19 के संदर्भ में आज का संदेश। अब नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। बच्चों, हम लोग बार बार कह रहे हैं और हम सभी इसके बारे में काफ़ी अवेयर भी हो चुके हैं कि कोविड-19 का संकट अभी टला नहीं है, इसीलिए हमें इससे संबंधित सारे प्रिकॉशन को फॉलो करना चाहिए, जिसमें से 3 प्रमुख हैं। अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोने का, दूसरा मास्क पहनने का, जब भी बाहर निकले मास्क पहने, और जब भी बाहर निकले तो हम सोशल डिस्टेंसिंग यानी 2 गज की दूरी का ध्यान रखें। ऐसा करके हम खुद का भी बचाव कर सकते हैं और अपने देश समाज को भी इस संकट से बहुत हद तक बचा सकते हैं। तो हम सभी ऐसा कर रहे हैं और हमें अन्य को भी करने के लिए प्रेरित करना है। तो चलो बच्चों, आपको उम्मीद है ये वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो कॉपी कलम निकालिए और इसको पूरा करके अपने सर जी को भेज दीजिए, तभी तो वो चेक कर पाएंगे कि आपने कितना कुछ सीखा है। बच्चों, ये टेंडेंसी आप रखें कि डेली का काम प्रतिदिन करके भेजें,
ताकि आप अच्छी तरह से चीज़ों को सीख सकें और आपके सर जी भी समझ सकें, मैं भी समझ सकूं कि आपने कितना कुछ सीखा है। इसीलिए अगर अच्छा लगता है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर कोई चीज़ सुझाव चाहिए देना होता है या कोई और चीज़ जो समझ में ना आ रही हो, उसे भी हमें ज़रूर सूचित करें, ताकि हम अगले वीडियो में आपको वो सारी चीज़ें शामिल कर सकें, ताकि आप आसानी से उसे समझ सकें। तो एक काम करके अपने सर जी को भेज दीजिए और तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।